तो हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लेटो के बारे में सामान्य परिचय पढ़ा था। सामान्य परिचय, इसके बाद हम लोगों ने प्लेटो की रचनाओं के बारे में पढ़ा था। प्लेटो की रचनाएं देखी थी। फिर हमने गुफा का दृष्टांत देखा था। गुफा का दृष्टांत या जिसे एलेगरी ऑफ केव कहते हैं उसको देखा था। फिर जो थ्योरी ऑफ आइडिया है प्लेटो की, प्रत्यय का सिद्धांत, उसको भी देखा था। और बहुत सारी चीजें इसमें हाइड एंड साइड पढ़ी थी हम लोगों ने। तो अब हम लोग इस वीडियो में प्लेटो पर जो सुकरात का प्रभाव रहा है उसको बेसिकली पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये हमारी पेड कोर्स है जो चलाया जा रहा है। किसके लिए? पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होता है, सेकंड पेपर, यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए। और इसी के साथ ही आप हरियाणा जो पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी आई है उसके लिए भी ये कोर्स बहुत ही लाभदायक होगा। क्यों? क्योंकि हरियाणा पीएससी ने जो सिलेबस है वो सेम का सेम कट टू कट कॉपी कर दिया है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उससे। अपने उसमें तो दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली हैं। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8461973948, इस पे आप 499 रुपए का पेमेंट करके मैसेज स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा और आपको बेसिकली ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो जो शुरुआती क्लासेस हैं 8 से 10 क्लासेस हैं, ये ही अभी इसमें यूट्यूब पर आएंगी। उसके बाद जो वीडियोस हैं वो मेंबर्स ओनली वीडियो हो जाएंगे। सेपरेट लिंक के द्वारा ये आपको जो मेंबर्स होंगे, जितने भी होंगे, उनके लिए ये वीडियो होंगे। तो चलिए ज़्यादा इसमें बात ना करते हुए प्लेटो पर सुकरात के प्रभाव को देख लेते हैं। तो मैक्सी एक थिंकर है, मैक्सी एक विद्वान है या विचारक है। वो क्या कहता है कि सुकरात प्लेटो में पुनः जीवित हो गया। सुकरात प्लेटो में पुनः जीवित हो गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि सुकरात जैसा कोई कैरेक्टर शायद था ही नहीं। ये जो प्लेटो है ये प्लेटो की एक कल्पना मात्र थी। सुकरात एज अ कैरेक्टर, एज अ हीरो या एज अ प्रोटैगनिस्ट, ये एक प्लेटो की कल्पना मात्र थी। हालांकि ये विवाद का विषय है, उस चीज पे हम नहीं जाते हैं। लेकिन जो प्लेटो है इसकी रचनाओं पर, बेसिकली इसकी जो थ्योरी ऑफ आइडिया है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है। किसका? सुकरात का। और थ्योरी ऑफ आइडिया का डायरेक्ट रिलेशन है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो फिलोसफर किंग से है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी फिलॉसफी है, पूरी एक प्रकार से प्लेटो की जो पूरी फिलॉसफी है, वो कहीं ना कहीं उसका आधार या बेस कौन तैयार करता है? सुकरात या सुकरात के आइडियाज तैयार करते हैं। तो यही बात है जो मैक्सी कहता है कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। फिर प्लेटो पर सुकरात का प्रभाव क्या था? तो उसका जो पहला पॉइंट है ये है सद्गुण और ज्ञान की अभेदता। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज है, नॉलेज किस चीज का? नॉलेज है ट्रू हैप्पीनेस का। ट्रू हैप्पीनेस का नॉलेज है। ट्रू हैप्पीनेस कहाँ से आती है? जब हम वर्ड ऑफ गॉड को जान लेते हैं। वर्ड ऑफ गॉड को जान लेते हैं। अगर आपको इस चीज का नॉलेज है तो आप वर्चुअस होंगे, आप वर्चुअस होंगे। और अगर आपके पास वर्चू है, वर्चू है, अगर आप वर्चुअस होंगे तो आप नॉलेजेबल होंगे। तो यही है कि ज्ञान और जो सद्गुण हैं वो आपस में अभेद्य हैं, उनमें अंतर नहीं किया जा सकता है। ये जो बात है जो प्लेटो ने उठाई है और अपनी थ्योरी ऑफ आइडिया दी है और फिलोसफर किंग का कॉन्सेप्ट दिया है, वो कहीं ना कहीं सुकरात से ही प्रभावित था। जो सद्गुण है, सद्गुण शब्द या वर्चू शब्द, ये इसका जो यूनानी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? अरेती कहा जाता है। अरेती। और ये आरपीएससी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, जब भी 2024 का पेपर हुआ था। तो अरेती ये यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द है अरेती, है ना। सद्गुण के लिए यूनानी शब्द क्या है? अरेती। इसका अर्थ क्या होता है? अरेती, इसका अर्थ क्या होता है? अच्छाई, अच्छाई। अब सद्गुण के जो स्वरूप हैं, सद्गुण के स्वरूप हैं ये बेसिकली इसका भी प्रभाव रहा है प्लेटो पर। और ये सद्गुण के स्वरूप ये सुकरात ने कहाँ से उठाया है? तो ये बेसिकली पाइथागोरस से उठाया गया है। तो सद्गुण के स्वरूप में हम देखते हैं कि जो जीवात्मा है,
अगर हम देखें, एक मनुष्य या एक जीवात्मा है, उसके 3 अंग, एक बुद्धि है, बुद्धि या मस्तिष्क, दूसरा है संकल्प, और तीसरा है वेदना या इच्छा। वेदना या इच्छा। एक प्रकार से इसमें आप इसको एक और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं। तो एक तो बुद्धि हो गई, बुद्धि यानी मस्तिष्क हो गया, है ना, मस्तिष्क, ठीक है ना। फिर दूसरा है संकल्प, या एक प्रकार से वीरता का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, या शारीरिक जो हमारी क्षमता होती है वो। और तीसरा है वेदना या इच्छा या भूख का जो कॉन्सेप्ट है, जिसका संबंध किससे है, पेट से है ना। तो मस्तिष्क का गुण क्या होता है, मस्तिष्क का गुण क्या होता है, ज्ञान होता है। मस्तिष्क ज्ञान के लिए होता है, ठीक है ना। संकल्प या वीरता या हमारी जो शारीरिक क्षमता, उससे क्या होता है, उससे साहस पैदा होता है। और भूख या पेट किस चीज की निशानी है, ये संयम की निशानी है। हमें जीवन में संयम रखना चाहिए, ठीक है। अब ज्ञान, साहस और संयम, इसको मिलाकर 3 वर्ग बन जाते हैं या 3 जातियां बन जाती हैं। ज्ञान जिसके पास होगा, तो प्राचीन भारतीय परंपरा में ज्ञान जिसके पास था वो ब्राह्मण हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर कौन होगा, शासक वर्ग होगा जिसके पास ज्ञान होगा। जिसके पास साहस होगा वो सैनिक वर्ग में होगा। जिसके पास संयम होगा वो उत्पादक वर्ग में होगा, उत्पादक वर्ग में होगा। या इसको आप संयम इतना ज्यादा, क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है उसका संबंध पेट से है, पेट से है, उसका संबंध भूख से है। तो जो उत्पादक वर्ग है यानी जो कृषक वर्ग है, जो कृषक वर्ग है वो केवल अपने भूख के बारे में, अपने पेट की आपूर्ति के बारे में सोचता है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। और प्लेटो ने या सुकरात ने इन तीनों जो हमारे है ना, ज्ञान, साहस और संयम, जो तीनों इससे जो निकल कर वर्ग आए, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग, इसकी तुलना की है। तो शासक वर्ग की तुलना गोल्ड से की है, सोने से की है। सैनिक वर्ग की तुलना सिल्वर से की है, सिल्वर से की है। उत्पादक वर्ग की तुलना कॉपर से की है, कॉपर से की है। गोल्ड, कॉपर, गोल्ड, कॉपर और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, कॉपर। तो मेन ऑफ कॉपर कौन होंगे, उत्पादक वर्ग के लोग, कृषक वर्ग के लोग। मेन ऑफ सिल्वर कौन होंगे, सैनिक वर्ग के लोग। और इनमें कौन सा गुण प्रधान होगा, साहस का गुण प्रधान होगा, है ना। इनके अंदर वीरता होगी, साहस होगा, इनके अंदर शारीरिक बल होगा। फिर जो गोल्ड होगा वो शासक वर्ग आए होंगे, और इनके अंदर ज्ञान, तो इनका जो मस्तिष्क है वो एक प्रकार से महत्वपूर्ण होगा। तो इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के एक चौथा सद्गुण डेवलप हो जाएगा। और वो चौथा सद्गुण क्या होगा, न्याय। तो न्याय इन तीनों सद्गुणों को बांधने का काम करता है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि न्याय एक बंधन के रूप में, एम बी फॉस्टर न्याय को एक बंधन के रूप में बताता है। तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि न्याय इन तीनों सद्गुणों को बांधने का काम करता है, इसलिए ये एक बंधन है। तो इसमें ये आपने समझ लिया होगा बेसिकली कि 3 वर्ग हैं, जीवात्मा के 3 अंग हैं, बुद्धि है, संकल्प है, वेदना या इच्छा है, इसका संबंध भूख से है, ठीक है ना। इसके 3 अंग, ज्ञान, साहस, संयम। 3 जातियों में आप, ज्ञान किसके पास है, शासक के पास है, साहस सैनिक के पास, और संयम उत्पादक वर्ग के पास। और इसकी तुलना सोना, चांदी और तांबा से की जा सकती है। और तीनों को मिला के एक चौथा सद्गुण बनेगा, कौन सा, न्याय का। अब आगे जो अरस्तु है, अरस्तु का नाम कहाँ से आ रहा है, सुकरात होना चाहिए। सुकरात क्या कहता है कि शासन एक कला है, शासन एक कला है। रनिंग अ स्टेट इज अ क्राफ्ट। तो ये स्टेट क्राफ्ट की बात करता है ना। शासन एक कला है, एक आर्ट है। शासन क्या है, एक आर्ट है। कैसे शासन चलाया जाता है वो भी एक आर्ट है। तो सुकरात का एक फेमस स्टेटमेंट है क्या, कि जनता बीमार है अतः हमें डॉक्टर यानी शासकों का इलाज करना चाहिए। जनता क्यों बीमार है, क्योंकि ये वर्ड ऑफ मैटर को ज्यादा महत्वपूर्ण मान रही है। ये भौतिक भौतिक सुख सुविधाओं की ओर या उसी को रियलिटी माने बैठी,
है ना, जनता बीमार है। तो हमें डॉक्टरों या शासकों का इलाज क्यों करना चाहिए? अगर जनता बीमार है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो हमें उसका इलाज ना करना चाहिए, लेकिन जो सुकरात है कहता है कि हमें डॉक्टरों का इलाज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर यानी शासक वर्ग का इलाज हो गया और वो समझ गया कि ज्ञान ही सद्गुण है, यानी ज्ञान किस चीज का? वर्ड ऑफ गॉड का, वर्ड ऑफ गॉड का। अगर उसको ज्ञान हो गया, उसका इलाज हो गया, जो हमारे शासक हैं वो पढ़े लिखे हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो वो शासन सत्ता में आएंगे तो वो क्या सिखाएंगे लोगों को? भ्रष्टाचार नहीं सिखाएंगे, है ना, भ्रष्टाचार नहीं सिखाएंगे, है ना, लोगों को सद्गुण सिखाएंगे, है ना, लोगों को सद्गुण भी बनाएंगे, जैसे इसकी बात महात्मा गांधी करते हैं, एथिक्स प्लस पॉलिटिक्स की। तो इसलिए हमें शासकों का इलाज करना है, हमें सद्गुणी नैतिक फिलोसफर किंग जैसे राजा की आवश्यकता है, अगर हमें जनता को बीमारी से बचाना है तो। फिर यहाँ पर कार्य कारण संबंध, ये भी सुकरात से प्रभावित है, कॉजेशन थ्योरी है जो, ये भी सुकरात से प्रभावित है कि कोई भी जो घटना होती है या कोई भी वस्तु है उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कोई वस्तु या घटना नहीं होती है। अब अन्य विद्वानों में तो पाइथागोरस है, तो प्लेटो का जो गणित का महत्व है, बेसिकली प्लेटो आगे चल के हम देखेंगे शिक्षा पद्धति में, उसकी जो अपने एक एकेडमी खोली थी ना उसने, अपनी अध्ययनशाला करके उसकी थी, है ना, तो उसकी जो एकेडमी थी उसके फ्रंट गेट पे लिखा हुआ था कि जिनको, है ना, तर्क या ज्यामिति का ज्ञान नहीं है, जिनको ज्यामिति का ज्ञान नहीं है वो कृपया इस शाला में घुसने का प्रयास ना करें। अच्छा, ऐसा क्यों बोला कि जिनको ज्यामिति यानी जियोमेट्री का ज्ञान नहीं है वो हमारी स्कूल या एकेडमी में ना आए? तो ज्योमेट्री बेसिकली, इससे हमारे अंदर तर्क शक्ति का डेवलपमेंट होता है। तो सच्चा फिलोसफर, सच्चा दार्शनिक वही होगा जो तर्क कर सकेगा, और ज्यामिति है हमें तर्क करना सिखाती है। इसलिए जो गणित का महत्व है ये पाइथागोरस से सीखता है। हमने देखा है पाइथागोरस ने, पाइथागोरस प्रमेय जो आती है ना, उसके बारे में भी आपने गणित में पढ़ा होगा। तो गणित का महत्व ये पाइथागोरस से लेता है। गणित का महत्व क्यों? तर्क करने के लिए। गणित हमें तर्क सिखाती है, और जो व्यक्ति तार्किक होगा वही वास्तव में फिलोसफर या समाज का कल्याण कर सकता है। फिर मानव की आत्मा की अमरता का जो कॉन्सेप्ट है, कि जो वर्ड ऑफ आइडिया है वो कभी नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरती है ना, शरीर भले मर जाए लेकिन जो एक प्रकार से मानव का कॉन्सेप्ट है, मानव तो मर सकता है लेकिन मानवता का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं खत्म होगा, यही बात है। और लैंगिक समानता ना, स्त्री पुरुष जो समानता है ये भी पाइथागोरस से प्रभावित है। आगे चल के हम देखेंगे कि जो प्लेटो है उसने न केवल फिलोसफर किंग्स की बात की है बल्कि फिलोसफर क्वींस की भी बात की है। तो वो जो महिलाएं हैं उनको भी रानियां बनाने के पक्ष में था। फिर दार्शनिक शासक का कॉन्सेप्ट है ये भी पाइथागोरस से प्रभावित था। फिर हेराक्लिटस और पैरामिनाइडिस, है ना, हेराक्लिटस और पैरामिनाइडिस। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है या थ्योरी ऑफ आइडिया है, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स या थ्योरी ऑफ जो आइडिया है प्लेटो की, ये इसी से प्रभावित है ना। फिर अब हम लोग प्लेटो के न्याय सिद्धांत को पढ़ेंगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। तो प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, प्लेटो की जो पुस्तक है रिपब्लिक, उसका जो सब टाइटल है, सब टाइटल क्या है? कंसर्निंग जस्टिस, कंसर्निंग जस्टिस। तो मतलब जब उसका सब टाइटल ही कंसर्निंग जस्टिस है तो समझ सकते हैं कि जस्टिस फॉर प्लेटो कितना मैटर करता होगा, जस्टिस फॉर प्लेटो कितना मैटर करता होगा। मतलब जो प्लेटो की जो रिपब्लिक है कहीं ना कहीं वो न्याय पर लिखी गई एक रचना, न्याय उसका मुख्य विषय है ना। तो वही है कि जो रिपब्लिक है उसका शीर्षक क्या है? कंसर्निंग जस्टिस। और प्लेटो के अनुसार जो नैतिकता है, नैतिकता सॉरी न्याय क्या है? न्याय है नैतिकता, न्याय है राइचियसनेस, राइचियसनेस यानी न्याय क्या है? सद्गुणी होना। गुणी कौन होगा? जिसे इसके पास नॉलेज होगा। नॉलेज किस चीज का? ट्रू हैप्पीनेस का। ट्रू हैप्पीनेस मतलब जो स्थायी चीजें हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, परमानेंट का, जब हमें ना वर्ड ऑफ परमानेंट का नॉलेज हो जाता है तो हमारे पास ट्रू नॉलेज आ जाता है। तो प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? न्याय नैतिकता है। न्याय क्या है? नैतिकता है। न्याय के लिए ग्रीक पर्याय का उपयोग किया गया है, तो इसे
दिकायोजनीय दिकायोजनीय शब्द का उपयोग किया जाता है। दिकायोजनीय शब्द का उपयोग किया जाता है ग्रीक शब्द न्याय के लिए, दिकायोजनीय। प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत देने से पूर्व जो सोफिस्टों की जो एक प्रकार से सोफिस्टों की न्याय परंपरा थी, या सोफिस्टों ने जिस प्रकार से न्याय के बारे में बताया था, उनको एक प्रकार से ये नकारता है, उनको एक प्रकार से उनकी भर्त्सना करता है, उनका खंडन करता है। तो बेसिकली सोफिस्ट कौन थे, हमने पहले भी चर्चा की है। सोफिस्ट ये बेसिकली भ्रमणशील शिक्षक थे, भ्रमणशील शिक्षक थे जो लोगों को वाक्पटुता और भाषण कला सिखाया करते थे, भाषण कला सिखाया करते थे। इनका मेन उद्देश्य क्या था, युवाओं को बेसिकली ये वाक्पटुता एवं भाषण कला सिखाया करते थे। और क्यों सिखाते थे, जिससे कि जो युवा हैं वो शासक बन सके, लोक सत्ता में आ सके, शक्ति प्राप्त कर सके। ये आगे इसमें और भी है कि ये प्रथम मानवतावादी थे, प्रथम मानवतावादी थे, यानी ये मानव को केंद्र में रखते थे, पहले मानवतावादी थे। ये पहले व्यक्तिवादी थे, ये पहले उपयोगितावादी थे। तो हम आगे चल के देखते हैं, जब थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे प्लेटो की, तो हम देखते हैं कि सोफिस्ट जो स्टेट है उसको कृत्रिम मानते हैं, आर्टिफिशियल मानते हैं, जबकि प्लेटो इसको स्वाभाविक मानता है, स्वाभाविक और नेचुरल मानता है। तो इनकी जो स्टेट के प्रति एक प्रकार दृष्टिकोण है, कैसा है, उपयोगितावादी है। ये पहले व्यक्तिवादी थे, तो ये बात है, ये व्यक्ति को हर चीज के सेंटर में रखते थे ना। प्रोटागोरस करके एक सोफिस्ट हुआ है, वो कहता है कि ह्यूमन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग। प्रोटागोरस ये क्या बोलता है, ह्यूमन इज मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, यानी हर चीज का मानक या मापक कौन होना चाहिए, ह्यूमन होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। तो सोफिस्ट बेसिकली भ्रमणशील ये शिक्षक थे जो युवाओं को वाक्पटुता एवं भाषण कला सिखाते थे ना। जो एक प्रकार से सोफिस्ट है, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है प्रोटागोरस का है, जॉर्जियास का है और थ्रेसिमेकस का है। किसका, प्रोटागोरस, जॉर्जियास, थ्रेसिमेकस। प्रोटागोरस, जॉर्जियास और थ्रेसिमेकस। फिर सोफिस्ट मानवतावादी थे, वही बात है, ये ह्यूमन को सेंटर में रखते थे। व्यक्तिवादी थे, ये इंडिविजुअल, उसकी लिबर्टी, उसकी जो अभिव्यक्ति है उसको सेंटर पे रखते थे। ये सापेक्षतावादी थे, ये संशयवादी थे और भौतिकतावादी तो थे ही। तो ये सापेक्षतावादी इन द सेंस कि ये नहीं मानते थे कि कोई निरपेक्ष सत्य है। प्लेटो या अरिस्टोटल या सुकरात ये एक निरपेक्ष सत्य की तलाश में थे, एक एब्सोल्यूट ट्रुथ की तलाश में थे, है ना। लेकिन जो सोफिस्ट हैं वो मानते हैं कि हर चीज सापेक्ष होती है, हम निरपेक्ष ज्ञान तो प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये संशयवादी थे, वही बात है कि हर चीज को क्वेश्चन किया करते थे, ऐसा है तो क्यों है, क्यों ऐसा है तो क्यों नहीं। आगे चल के हम देखते हैं, जब हम लोग उदारवाद को पढ़ेंगे, तो उदारवाद बेसिकली इनलाइटनमेंट की पैदाइश है, इनलाइटनमेंट से होकर निकला है उदारवाद। और उदारवाद में यही सब चीजें, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है, रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट आया कि चीजें सापेक्ष होती हैं, कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं होती है ना। मनुष्य अपने भाग्य का विधाता है, इसलिए उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, है ना। मानव को सेंटर पे रखो आप ना, सोसाइटी या ना सोशल इश्यूज को आप सेंटर पे मत रखो। ये संशयवादी थे, ये हर चीज को तर्क करते थे, जो उदारवादी थे। तो ऐसी कुछ बातें सोफिस्ट पहले कर चुके हैं। ये भौतिकतावादी थे, यानी ये जो भौतिक चीजें हैं, जो मैटर है ना, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, शासन सत्ता है, ये इसी को ही सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। कुल मिला के ये इहलोक को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे, परलोक में क्या हो रहा है उससे इनको बहुत ज्यादा मतलब नहीं था। तो ये बेसिकली जो चार्वाक फिलॉसफी है ना, जहाँ पर खाओ पियो ऐश करो वाली फिलॉसफी है, ये थोड़ा बहुत उससे साम्यता कहीं ना कहीं रखते हैं। और सोफिस्ट राज्य को कृत्रिम संस्था मानते हैं, राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं, जैसा कि अरिस्टोटल व प्लेटो कहते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों, प्लेटो के पूर्व जो प्रचलित न्याय के सिद्धांत थे उनको देखते हैं। प्लेटो के पूर्व जो प्रचलित न्याय सिद्धांत थे उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें न्याय का परंपरागत सिद्धांत देखने को मिलता है। न्याय का परंपरागत यानी ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दो सोफिस्टों का सहारा लेता है, कौन, प्लेटो।
तो इसके जो प्रवर्तक थे सिफिलस और उसका जो पुत्र था पॉलीमार्कस। तो सिफिलस और उसका पुत्र के क्या नाम था? पॉलीमार्कस। ये न्याय के परंपरागत सिद्धांत की वकालत करते हैं। तो बेसिकली सिफिलस क्या कहता है कि न्याय सत्य बोलना है और अपना कर्ज चुकाना है। तो अगर हम सत्य बोल रहे हैं और अपना कर्ज चुका रहे हैं तो यही क्या है? यही है न्याय। तो प्लेटो क्या बोलता है इसके उपज में, या सुकरात क्या बोलता है कि अच्छा, सत्य बोलना और अपना कर्ज चुकाना न्याय है। तो अच्छा ये बताओ कि एक व्यक्ति आता है और आपसे शरण मांगता है कि हमें शरण दे दीजिए, और आके आपके घर में ठहर जाता है या आपके घर में छिप जाता है। भागा भागा कोई दूसरा व्यक्ति आता है या एक शिकारी आता है जो उसके पीछे तलवार लेके या उसके पीछे हथियार लेके भाग रहा है, और वो व्यक्ति जो इसके हाथ में एक प्रकार से हथियार है, वो आपसे उस व्यक्ति का पता पूछता है जो कि आपके घर में शरण लिया हुआ है, जिसे आपने अपने घर में छुपा लिया। तो अब क्या आप सत्य बोल देंगे? आपने तो कहा सत्य बोलना और कर्ज चुकाना न्याय है, तो आप अब क्या सत्य बोल देंगे इस स्थिति में? तो सिफिलस चुप हो जाता है, गंभीर सोच में पड़ जाता है। तो पॉलीमार्कस जो कि उसका पुत्र था, वो कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे जो पिताजी हैं उनके कहने का मतलब ये था कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित हो। न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। फिर प्लेटो उनसे सवाल करता है। हम देख सकते हैं कि जो प्लेटो है ये डायलॉग पद्धति एक प्रकार से अपना रहा है, संवाद शैली को अपना रहा है, और संवाद शैली के माध्यम से वाद विवाद और प्रतिवाद, वाद विवाद और प्रतिवाद के माध्यम से अल्टीमेट ट्रुथ तक ही पहुंचना चाहता है, अंतिम सत्य तक पहुंचना चाहता है। तो फिर प्लेटो क्वेश्चन करता है कि आपने कहा कि न्याय प्रत्येक मनुष्य को वह देने में है जो उसके लिए उचित हो। तो फॉर एग्जाम्पल, एक आपका दोस्त है, उसने आपके यहाँ एक तलवार छुपा के रखी थी, है ना। एक दिन अचानक वो फ्रेंड आपके पास दौड़ा भागा आता है, बड़े गुस्से में आता है और कहता है कि जो मैंने तुमको तलवार छुपाने के लिए थी वो दो। आपको उसका हाव भाव देख के समझ में आ रहा है कि बहुत गुस्से में है और ये तलवार को ले जाएगा और किसी के ऊपर घोंप देगा या किसी का उससे कत्ल कर देगा। तो क्या अब आप उसे वो तलवार देंगे? आपने तो कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। अब चूंकि आपने तलवार रखी थी अपने दोस्त की एज है ना, एक प्रकार से गार्जियन के रूप में या एक प्रकार से उसकी धरोहर के रूप में रखी थी, तो आप अगर वो मांगने आया है तो आपको देना चाहिए। लेकिन क्या न्याय यह कहता है? हो सकता है वो जाके किसी का कत्ल कर दे, संभावना है ना। तो ये न्याय, तो दोनों पिता पुत्र इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बेसिकली जो न्याय है वो है मित्रों की भलाई करना और शत्रुओं की बुराई करना, यही है न्याय। अगर हम कोई हमारा मित्र है और उसकी हम भलाई कर रहे हैं, और कोई हमारा शत्रु है जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, यही न्याय है। दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो प्लेटो कहता है कि अच्छा, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने, ये बताओ कि तुम पहचान कैसे करोगे कि कौन मेरा वास्तविक मित्र है और कौन मेरा वास्तविक शत्रु है? कभी आस्तीन का सांप भी तो होता है। आपने कभी देखा होगा कि भेड़िया, एक प्रकार से बकरी के शकल में भेड़िया भी तो हो सकता है। तो हो सकता है जिसे आप अपना मित्र कह रहे हो वो आगे चल के आपका शत्रु बन जाए, और जो से आप शत्रु मान रहे हैं वो आपका मित्र बन जाए। तो आप कैसे कैटेगराइजेशन करोगे कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है? तो फिर ये लोग चुप हो जाते हैं। तो प्लेटो कहता है अब चुप रहो, अब कुछ मत बोलो, अब मैं बताता हूं न्याय क्या है। तो प्लेटो क्या कहता है कि न्याय सबके लिए समान होता है। न्याय सबके लिए समान होता है, वो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता। न्याय सबके लिए समान होता है, मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता है। तो आपने पंच परमेश्वर की कहानी सुनी होगी, पंच परमेश्वर की कहानी सुनी होगी, जहां पर दो फ्रेंड अलग अलग समय में जज बनते हैं और वो अपने जो जज की कुर्सी है उसको ध्यान में रख के निर्णय देते हैं, ना कि अपनी दोस्ती या दुश्मनी को ध्यान में रख के निर्णय देते हैं। तो जिस पद पर हम बैठे हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति न्यायाधीश है
तो उसके लिए क्या अपना क्या पराया, है ना। न्याय सबके लिए समान होता है, आप उसमें शत्रु या मित्र का भेद नहीं कर सकते हैं। न्याय तो व्यापक चीज है, वो शत्रु मित्र अच्छाई बुराई इन सब चीजों से परे है ना। तो आप न्याय को मित्र या शत्रु का भेद नहीं कर सकते हैं। पहली चीज ये प्लेटो संवाद तक इनको कहीं ना कहीं कन्विंस कराने में सफल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि न्याय का एक उग्रवादी यानी रेडिकल थ्योरी थी न्याय की। रेडिकल थ्योरी, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? इसको थ्रेसीमेकस, थ्रेसीमेकस इसको रिप्रेजेंट करता है। और थ्रेसीमेकस क्या कहता है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जो शक्तिशाली है उसके कथन ही सत्य हैं, बाकी जो कमजोर है उनको क्या, उनको तो शक्तिशाली की बात माननी। और ये जो सिद्धांत है आगे चल के मार्क्स भी यही सिद्धांत देता है। तो फोस्टर क्या बोलता है कि जो शक्तिशाली का हित ही न्याय है, जो थ्रेसीमेकस कहता है, ये कहीं ना कहीं मार्क्स से साम्यता ये सिद्धांत रखता है। तो प्लेटो चूंकि डायलॉग के माध्यम से सबको चुप करा देता था, लेकिन थ्रेसीमेकस है उसका जो आर्ग्यूमेंट था इतना स्ट्रांग था कि जो प्लेटो है वो थ्रेसीमेकस के बारे में या थ्रेसीमेकस के जो विचार थे उनको लेकर कोई स्पष्ट या ठोस आंसर नहीं दे पाता, ये याद रखिएगा। फिर न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत आता है जिसे ग्लाउकन व एंटीमेट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये प्लेटो के एंटीमेट्स कौन था? ये प्लेटो का भाई था और ग्लाउकन, दो व्यक्ति, ये दोनों सोफिस्ट थे और ये दोनों इस चीज को एक प्रकार से जो न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत है वो देते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत में ये क्या कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, न्याय भय का शिशु है। जस्टिस इज चाइल्ड ऑफ फियर, है ना। तो न्याय की आवश्यकता कमजोरों को होती है। शक्तिशाली के लिए न्याय क्या है? शक्तिशाली तो अपना सुरक्षा स्वयं कर सकता है ना, शक्तिशाली को क्या जरूरत है भाई साहब न्याय की, जस्टिस की, है ना। अंबानी और अडानी को क्या जरूरत है जस्टिस की? वो तो अपना हित अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। जरूरत किसको है न्याय की? जो दबे कुचले लोग हैं, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में लोग हैं, उनको न्याय की जरूरत है। तो ये क्या बोलते हैं कि न्याय कमजोरों की आवश्यकता है, न्याय भय का शिशु है, ये बात ये लोग करते हैं। और ये चीज हमें हॉब्स में देखने को मिलती है। हॉब्स क्या कहता है कि जो लेवियाथन जो बनाया गया है, लेवियाथन या राज्य जिसे हॉब्स कॉमनवेल्थ कहता है, ये बनाया किस लिए गया है? सुरक्षा के लिए। तो न्याय की इस्टेब्लिशमेंट यानी जो लेवियाथन है उसका इस्टेब्लिशमेंट किस लिए हुआ है? सुरक्षा के लिए हुआ है। तो ये हॉब्स से कहीं ना कहीं ये जो विचार है साम्यता रखता है। तो प्लेटो क्या कहता है कि जो न्याय है ये आत्मा का गुण है और ये मन की आदत है। न्याय मानवीय सद्गुण है, न्याय आत्मा का गुण है। हमारी आत्मा क्या है? गोल्ड की बनी है, कॉपर की बनी है या सिल्वर की बनी है, ये इसका गुण है। तो अगर गोल्ड की बनी है तो हम फिलोसफर किंग बनेंगे, हम दार्शनिक बनेंगे, हम बुद्धि हमारे अंदर होगी, हमारे अंदर तर्क होगा। तो ये उसका एक प्रकार से गुण है, ये मन की आदत है और न्याय एक मानवीय सद्गुण है। अब इसमें हम 3 वर्गों और 3 आत्माओं का सिद्धांत देखते हैं जो कि कहीं ना कहीं पाइथागोरस से आगे चल के हम देखते हैं ये पाइथागोरस से प्रभावित था। 3 वर्गों व 3 आत्माओं का सिद्धांत। तो वही 3 वर्ग कौन कौन से? ये 3 आत्माएं, पहली आत्मा जो कि इसके अंदर बुद्धि या विवेक, विजडम डोमिनेट कर रही है ना, इसके अंदर सद्गुण है ना। फिर है दूसरी साहस यानी करेज, दूसरा गुण क्या है? करेज, या इसे हम रजोगुण कह सकते हैं अपने, है ना, जो हमारी जो परंपरा है, वैदिक परंपरा है, हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें। और संयम, ये टेम्परेंस, ये एक प्रकार से तमस वाला गुण है ना। तो ये किसके पास है तमस वाला गुण? मेन ऑफ कॉपर्स के पास है, यानी उत्पादक वर्ग के पास। साहस किसके पास है? सैनिक या सहायक वर्ग, एक टेक्निकल वर्ड यूज करता है प्लेटो, सहायक वर्ग, ऑक्सिलरीज, ये किसके पास है? सहायक वर्ग, यानी साहस किसके पास है? सैनिक वर्ग या सहायक वर्ग के पास। और विवेक या बुद्धि किसके पास है? दार्शनिक राजा के पास है।
तो न्याय बेसिकली न्याय चौथा एवं सर्वोच्च सद्गुण है। हमने देखा है कि न्याय चौथा एवं सर्वोच्च सद्गुण है जो इन सभी को बांधने का काम करता है। तो न्याय एक बंधन के रूप में ये कथन कौन देता है? ये सेवाइन बताता है ना। पिछले हम वीडियो में इसको गलत पढ़ लिया था, हमने फोस्टर बता दिया था, जो कि फोस्टर नहीं है। न्याय फोस्टर ने बेसिकली न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत दिया है, यानी आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल दिया है, रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत न्याय का देता है। बेसिकली फोस्टर उसका मानना है कि न्याय आर्किटेक्ट की तरह है, जिस प्रकार एक आर्किटेक्ट है ना, जो पूरा घर है उसके नक्शे का निर्धारण करता है, फिर वो एक प्रकार से जो घर में काम करने वाले कारीगर हैं उनको निर्धारित करता है, उनको निर्देश देता है। इसी प्रकार न्याय समाज में रहने वाले सभी वर्गों का एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है और उनको सही पोजीशन में, उनकी सही पोजीशनिंग इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। तो न्याय का रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत या आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल कौन देता है? फोस्टर देता है। सेवाइन ने न्याय को बंधन के रूप में बताया है, बंधन इन द सेंस कि न्याय तीनों गुणों को बांधने का काम करता है और ये चौथा और अंतिम सद्गुण है या सर्वोच्च सद्गुण है। तो अब नेक्स्ट दोस्तों, इसमें न्याय क्या है प्लेटो के अनुसार, इसकी एक समरी हम लोग सारांश रूप से लास्ट में देख लेते हैं चलते चलते। तो बेसिकली जो प्लेटो का न्याय है इसे ये विशेषज्ञता कहता है, उत्कृष्टता कहता है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप अगर उत्पादक वर्ग में हो तो आपको अपने कार्य में, उत्पादन का जो कार्य है आपका, उसमें आपको विशिष्टता लानी है, उसमें आपको एक प्रकार से स्पेशलाइजेशन लाना है, उत्कृष्टता लानी है, स्पेशलाइजेशन लाना है। अगर आप फिलोसफर किंग हो, आप शासक हो, तो आपको उस कार्य में स्पेशलाइजेशन लाना है, आप उसमें अपने फील्ड के माहिर खिलाड़ी होने चाहिए। फिर न्याय मन की आदत है, आत्मा का गुण है। ये तो समझ में पहले भी समझाया गया है कि आत्मा का गुण है, यानी कि आपके अंदर कौन सी मेटल के बने हुए हैं आप, ये मायने रखता है। तो जो गुण, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड से बने हुए हैं तो ये आपकी आत्मा का गुण होगा, आप दार्शनिक होगे, आपके पास क्या होगी? बुद्धि होगी, आपके पास तर्क होगा। फिर है अहस्तक्षेप का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है? हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी नॉन इंटरफेरेंस, थ्योरी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। मतलब तो फॉर एग्जांपल, अगर आप सैनिक वर्ग से हो, इस बार सैनिक को लेते हैं अगर आप सैनिक वर्ग से हो, आप मैन ऑफ सिल्वर हो, तो आप अपने जो आपकी कैटेगरी है सैनिक की, आप केवल अपने कैटेगरी से मतलब रखोगे। आप राजा क्या कर रहा है ना, फिलोसफर किंग क्या कर रहा है, या उत्पादक क्या कर रहा है, उससे आपका मतलब नहीं होगा। यानी केवल आपका मतलब अपनी कैटेगरी से होगा, आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर आप इंटरफेयर नहीं करोगे, दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाओगे। तो अगर जैसे मान लो फिलोसफर किंग है, जैसे भारत में क्या होता है, जो राजनेता वगैरह होते हैं ये अपना काम छोड़ के क्या करने लगते हैं? उत्पादन का काम करने लगते हैं, ये फैक्ट्रियां स्टैब्लिश करने लगते हैं, ये खुद का धंधा स्टार्ट कर देते हैं। तो यही बात है कि आप अपने काम से मतलब रखो ना, राजनेता हो तो आप राजनीति करो, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे राजनेता है ना, इस कंपनी के मालिक हैं, इनका यही फैक्ट्री है, ये रोड बनवा रहे हैं, वो रोड बनवा रहे हैं, यहाँ इनका इतना परसेंट शेयर है। तो ये वर्तमान में भी चीजें कहीं ना कहीं आप इसको लागू करके देख सकते हो कि अगर राजनेता अपना काम ना करके दूसरे के कार्य में इंटरफियर करेगा तो इससे क्या होगा? इससे भ्रष्टाचार होगा ना भाई। अगर राजनेता चाहे, क्योंकि अगर उसी की फैक्ट्री है तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैक्ट्री को, है ना, हित, अपनी फैक्ट्री के हित के लिए वो पॉलिसियां बनाएगा, इससे समाज में अव्यवस्था फैलेगी, भ्रष्टाचार फैलेगा। इसलिए वो बोल रहा है कि आप एक प्रकार से हस्तक्षेप करिए, दूसरे के मामलों में इंटरफेयर या रोड़े मत अटकाइए या वहां पर इंटरफेयर ना करिए, आप अपना काम करिए। कार्य विशेषीकरण वही स्पेशलाइजेशन, आप अपने कार्य में जिस कैटेगरी के हैं या आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आप एक प्रकार से दक्ष हो जाइए, यही आपका कार्य है। फिर है उचित केंद्र का सिद्धांत। उचित केंद्र का सिद्धांत यानी राइट पोजीशनिंग इन द सेंस कि आपकी पोजीशन क्या है, कृषक की है या उत्पादक वर्ग की है या दार्शनिक की है
दार्शनिक की है या सैनिक की है। ये पोजीशनिंग तय कैसी होगी? तय ऐसे होगी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इन द सेंस कि आपके अंदर मेटल कौन सा है ना। आप गोल्ड के बने हैं तो आप दार्शनिक होंगे। आपका जो केंद्र होगा या आपकी जो सही स्थिति क्या होगी, राजा वाली होगी या किंग वाली होगी। अगर आपके अंदर ना एपेटाइट का गुण है, भूख है आपके अंदर, आप के अंदर जो मेटल है वो कॉपर है, तो आप कहाँ होंगे? सग वर्ग में होंगे। तो वही है उचित केंद्रण का सिद्धांत, उचित केंद्र का सिद्धांत। फिर रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत, ये फोस्टर देता है ना। तो बेसिकली न्याय एक आर्किटेक्ट की तरह होता है जो न केवल बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को सही करने का काम करता है, बल्कि उस बिल्डिंग को बनाने में जितने लोग लगते हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये गाइड करता है। ऐसे न्याय है न केवल एक प्रकार से समाज में ये हर चीज को गाइड करने का प्रयास करता है। ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, है ना, सामाजिक व्यवस्था, सबको ये एक प्रकार से संतुलन में या सबके बीच संतुलन बिठाने का काम करता है। न्याय एक बंधन के रूप में, क्योंकि तीन आत्माओं के तीन गुण होते हैं और चौथा गुण सद्गुण है। चौथा गुण और अंतिम चौथा गुण और सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम गुण कौन सा है? न्याय है। और न्याय इन सभी को, तीनों सद्गुण हैं, इनको बांधने का काम करता है। संयम, है ना, वीरता या साहस और तर्क या बुद्धि, इन तीनों को बांधने का काम कौन करता है? न्याय करता है। इसलिए ये चौथा और सर्वोत्तम सद्गुण है और ये एक प्रकार से बंधन है जो तीनों को बांधने का काम करता है, ऐसा सेवाइन बोलता है। न्याय व्यक्तिगत है, सामाजिक है, और न्याय व्यक्तिगत भी है और सामाजिक भी। ये कैसे? न्याय व्यक्तिगत है, इसका मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप सैनिक वर्ग से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए न्याय क्या है? आप अपना काम करो बस, है ना, आप देश की सेवा करो बस, या देश की बॉर्डर की रक्षा करो बस, आपका काम ये है। अगर आप किसान हैं तो आपका काम क्या है? उत्पादन करना। तो ये है न्याय व्यक्तिगत है, यानी आपके अंदर जो मेटल है या जो गुण है आप उसके अनुसार अगर कार्य कर रहे हैं तो ये आपका व्यक्तिगत न्याय है। न्याय सामाजिक भी है, सामाजिक इन द सेंस कि आप अपने गुणों के हिसाब से काम कर रहे हैं तब तो व्यक्तिगत है, लेकिन अगर आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं या हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आप दूसरों को कार्य करने दे रहे हैं, अगर आप शासक हैं तो आप केवल शासन सत्ता का काम संभाल रहे हैं, आप दूसरों के कार्यों में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, तो न्याय ये सामाजिक हो जाएगा। अब इसमें एक व्यक्ति, एक कर्तव्य, एक वर्ग, एक कार्य के रूप में न्याय। तो एक व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है जो किसान है या उत्पादक है, तो उसका एक कर्तव्य क्या होगा? उत्पादन करना। अब वो एक वर्ग से बिलोंग करने लगा है, उत्पादक वर्ग से, या ये मैन ऑफ कॉपर वर्ग से बिलोंग करने लगा है, तो इसका एक कार्य क्या होगा? उत्पादन करना, है ना, और अन्न उगाना। इसके रूप में ये न्याय को परिभाषित करता है कौन? प्लेटो। फिर है न्याय प्राप्ति के साधन। तो न्याय प्राप्ति के साधन कौन कौन से हैं? शिक्षा। क्यों? क्योंकि शिक्षा से हमारा मानसिक विकास होता है, और हमारे अंदर सद्गुण डेवलप होते हैं। तो इसलिए न्याय प्राप्ति का पहला साधन क्या है? सद्गुण है। क्यों? क्योंकि शिक्षा प्राप्त करके ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति मैन ऑफ कॉपर है, कौन सा मैन ऑफ सिल्वर है और कौन सा मैन ऑफ गोल्ड है। तो जो व्यक्ति मैन ऑफ कॉपर होंगे वो उत्पादक वर्ग में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो शिक्षा व्यवस्था बताता है प्लेटो, उसमें हर चरण में, है ना, 0 से 50 साल तक की शिक्षा है और हर चरण में टेस्ट होता है। तो मान लो 18 साल में टेस्ट हुआ तो जो इसमें फेल हो गए तो उत्पादक वर्ग में चले गए। 2 साल की कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई, उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग हुई 35 साल तक, आपको एक प्रकार से शासन प्लस सैनिक शिक्षा दी जाएगी, है ना। फिर यहाँ पर जो टेस्ट होगा उसमें जो फास्ट फेल हो गए तो वो सैनिक वर्ग यानी एक प्रकार से एक्सिलरीज क्लास में आ जाएंगे, सहायक वर्ग में आ जाएंगे, और जो उसमें पास हो जाएंगे फिर वो दार्शनिक फिलोसफर किंग बनने के लिए 15 साल और मेहनत करेंगे। तो ये है न्याय प्राप्ति के साधन। पहला है शिक्षा, दूसरा है साम्यवाद। तो शिक्षा न्याय प्राप्ति का ये आंतरिक उपाय है, मानसिक रोगों का ये मानसिक उपाय है। क्यों?
शिक्षा से हम व्यक्ति के अंतरात्मा में परिवर्तन ला सकते हैं। लेकिन जो साम्यवाद है ये बाहरी एक प्रकार से, है ना, एक्सटर्नल प्रोटेक्शन है ना। अब आप क्योंकि व्यक्ति के मन में तो घुस नहीं सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उस पर बाहर से प्रेशर लाद दीजिए। आप उसको ईडी, है ना, CIC, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, या CBC, है ना, सेंट्रल बिजनेस कमीशन जैसी संस्थाओं को लाके उस पर उसके एक प्रकार से कार्य पर निगरानी रखने का प्रयास करें। तो साम्यवाद के माध्यम से यही हो रहा है कि शासक हैं उनके जो एक प्रकार से परिवार और संपत्ति जो वो रख सकते हैं उस पर आप प्रतिबंध लगा दीजिए, तो कहीं ना कहीं आप उससे न्याय को कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेंगे। तो मानसिक रोगों का मानसिक इलाज यानी सकारात्मक और आध्यात्मिक साधन, या सकारात्मक व आध्यात्मिक इलाज क्या है? शिक्षा और भौतिक निदान यानी मटेरियल या फिजिकल इंटरवेंशन के माध्यम से, जो कि एक प्रकार से निगेटिव इंटरवेंशन है। इससे आप क्या करेंगे? साम्यवाद लाने का, या साम्यवाद के माध्यम से आप एक प्रकार से न्याय स्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे। फिर लास्ट में एक प्रकार से जो रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत है ना, फोस्टर का है, इसके बारे में हमने एक प्रकार से पढ़ ही चुका है। फोस्टर ने अपनी पुस्तक मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स, प्लेटो टू मैकियावेली, मास्टर्स ऑफ पॉलिटिकल थॉट, प्लेटो टू मैकियावेली, इसमें ये रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत देता है, आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को देता है। तो बेसिकली ये क्या बोलता है कि न्याय के वास्तुकारी सिद्धांत का तात्पर्य क्या है? आर्किटेक्टोनिक या आर्किटेक्चरल जो कॉन्सेप्ट है न्याय का, उसका तात्पर्य क्या है कि न्याय एक वास्तुकार है, वास्तुकार की तरह होता है जो संयम की मांग करता है। इन द सेंस कितना गारा लगाना है ना, बिल्डिंग की एक प्रकार से साइज क्या होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आर्किटेक्ट या वास्तुकार डिसाइड करेगा। तो संयम की मांग करता है। फिर न्याय समन्वयकारी और नियंत्रणकारी भी है। तो समन्वयकारी इन द सेंस की हमने देखा है कि तीनों सद्गुणों के बीच वो समन्वय का काम करता है, और न्याय एक प्रकार से सर्वोच्च सद्गुण है, तो ये समन्वयकारी है। तीनों सद्गुण है उन पर ये उनका समन्वय करने का काम करता है। और दूसरा है नियंत्रणकारी। तो नियंत्रण यानी वही हस्तक्षेप का सिद्धांत। ये एक जो वर्ग का व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल कोई शासक है, तो उसको उस पर नियंत्रण रखने का भी काम करता है कि आप कहीं ना कहीं दूसरों के कार्य में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फिर है प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना। तो अंबेडकर जी ने की है, क्योंकि भारत में भी जो जाति व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत को लेकर बनाई गई है कि कुछ लोग ना ब्राह्मण हो गए, कुछ शूद्र हो गए, है ना, और उन पर कैटेगराइजेशन कर दिया गया है ना। तो ये इसकी आलोचना जो आधुनिक मनु जिन्हें कहा जाता है, डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। इसके साथ साथ सेबाइन ने भी अम्बेडकर के समान प्लेटो में जो वर्ग हैं, जातियां नहीं है, ऐसा ये बोलता है। तो ये हुआ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक प्लेटो को पढ़ लिया है। दूसरा लेक्चर था प्लेटो का। अब अगले लेक्चर में हम लोग आदर्श राज्य से स्टार्ट करेंगे। तो फिर से बता दें दोस्तों, ये पेड कोर्स है ना, पेड कोर्स है। अगर आप इसकी सुविधा को एंजॉय करना चाहते हैं लगातार, 499 का आप उसको इसमें वाउचर लेना पड़ेगा। और मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 8461973948, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप 499 का पेमेंट कर दीजिए और हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और फिर ये जो 8-10 वीडियो जो अभी है ना अपलोड होंगे फ्री में, उसके बाद जो पेड हो जाएगी क्लासेस, तो आप उसका लगातार लाभ उठाते रहेंगे। ठीक है, इसलिए अन्य जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आदर्श राज्य के बारे में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।